कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। ऐसा ही हुआ जाबाज देशभक्त शहीद आजम भगत सिंह के साथ, जिनके बचपन में ही उनके बारे में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि सरदार किशन सिंह का बेटा या तो फांसी के फंदे पर चढ़ेगा या फिर गले में नौलखा हार पहनेगा। भगत सिंह देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर भी चढ़े और इतने ऊंचे रुतबे पर पहुंचे कि आज भी वे हर देशवासी के दिल पर राज कर रहे हैं। लगभग आधे भारत में ब्रिटिश राज होने के 50वें वर्ष में सन 1907 में भारत के इस भाग्यवान सपूत का जन्म हुआ। उसी दिन उनके पिता किशन सिंह जी और चाचा अजीत सिंह जी जेल से छूट कर आए थे। इसीलिए दादी ने बच्चे को भाग्यवान कहकर उसका नाम भगत सिंह किया। वे सचमुच भाग्यवान थे। देश के लिए जीवन अर्पित कर 24 वर्ष की आयु में ही वे अमर हो गए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मात्र 19 साल की उम्र में देश सेवा के लिए घर छोड़कर निकलते हुए भगत सिंह ने एक चिट्ठी में लिखा था, मेरा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित है और वह है देश की स्वतंत्रता। इसीलिए कोई भी आराम या सांसारिक सुख मुझे नहीं लुभाता। आज लोग भूल जाते हैं कि चित्तरंजन दास जी, सूर्य सेन जी, जतिन दास जी, जोगेश चंद्र चटर्जी जी, सत्येंद्र नाथ सान्याल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोरा जी, शिव वर्मा जी, जयदेव कपूर जी आदि सभी ने कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। जब चोरा चोरी की एक मामूली घटना का बहाना बनाकर अंग्रेजों की मित्रता के प्रभाव में आए गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया, तब जाकर क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी दल गठित किया। जब गांधी जी ने अचानक सत्याग्रह बंद करो की घोषणा की, तब पहली बार हिंदुस्तान रिपब्लिक संघ बनाकर क्रांतिकारियों ने काम प्रारंभ किया। सन 1924 में सत्येंद्र नाथ सान्याल ने इस संघ की रूपरेखा तैयार कर काम करना शुरू किया। बाद में यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना। इस एसोसिएशन की स्थापना ईयर 1928 में चंद्रशेखर आजाद जी और भगत सिंह जी ने की। इन तथ्यों का स्मरण आज बहुत आवश्यक है। लाला लाजपत राय जी पर लाठियां बरसाने वाले क्रूर अंग्रेज सॉन्डर्स का वध किया गया और इसके अगले ही वर्ष असेंबली में पर्चा फेंक कर भारत का पक्ष प्रस्तुत किया गया। स्पष्ट रूप से यह एक सामान्य घटना थी। बटुकेश्वर दत्त जी एवं भगत सिंह जी ने केवल ध्यान खींचने के लिए एक मामूली विस्फोट किया था। न कोई मरा, न बुरी तरह घायल हुआ, पर इतने से काम को भीषण अपराध बताकर उन्हें फांसी दे दी गई। यह तो पापपूर्ण ब्रिटिश न्याय का एक उदाहरण है और दुर्भाग्यवश भारत में आज भी वही गलत न्यायिक एवं कानूनी ढांचा कायम है। भगत सिंह के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो एक प्रश्न हमारे मन में हमेशा ही उठता है कि जो कुछ भी उन्होंने किया, उसकी प्रेरणा, उसकी हिम्मत और उसकी ताकत उन्हें कहां से मिली। उनकी उम्र 24 वर्ष भी नहीं हुई थी और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं भगत सिंह की जेल डायरी की। भगत सिंह की जेल डायरी कोई आम डायरी नहीं है। उर्दू और अंग्रेजी में लिखी गई इस डायरी के पन्ने अब पुराने हो चले हैं, लेकिन इसमें दर्ज एक एक शब्द सरफरोशी की समा को जला देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। सिर्फ 23 साल की उम्र में शहादत को प्राप्त करने वाले भगत सिंह पढ़ने लिखने में काफी रुचि लेते थे। इसीलिए वो जेल में रहते हुए भी अपने विचार लिखना चाहते थे। जेल प्रशासन ने 12 सितंबर 1929 को उन्हें डायरी प्रदान की, जिसमें उन्होंने अपने विचार लिखे। इस पर जेलर और भगत सिंह के हस्ताक्षर हैं। इसका एक एक पन्ना उनके पूरे व्यक्तित्व को समझने के लिए काफी है। लाहौर सेंट्रल जेल में आखिरी बार कैदी रहने के दौरान भगत सिंह ने आजादी, इंसाफ, खुददारी और इज्जत के संबंध में महान दार्शनिकों, विचारकों, लेखकों तथा नेताओं के विचारों के बारे में खूब पढ़ा और आत्मसात किया और इसी के आधार पर उन्होंने जेल में जो टिप्पणियां लिखी, यह पुस्तक उन्हीं का संकलन है। भगत सिंह ने यह सब भारतीयों को ये बताने के लिए लिखा था कि आजादी क्या है, मुक्ति क्या है और इन अनमोल चीजों को बेरहम तथा बेदर्द अंग्रेजों से कैसे छीना जा सकता है, जिन्होंने भारतवासियों को बदहाल और मजलूम बना दिया था। मूल रूप से यह किताब एक सुंदर लाल रंग के कपड़े के आवरण वाली नोटबुक में लिखी गई है। इसके 404 पृष्ठ हैं, जिनका आकार 21 सेंटीमीटर × 16 सेंटीमीटर है। ये एक लंबे टैग से बंधे हुए हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या काले रंग से ऊपर के दाएं कोने पर अंकित है। मौसम, धूल आदि के प्रभाव से बचाने के लिए पृष्ठों को लैमिनेट किया गया है। नोटबुक के पृष्ठ 1 से पता चलता है
कि यह जेल के अधिकारियों द्वारा भगत सिंह को 12 सितंबर 1929 को दी गई थी। यह नोटबुक भगत सिंह की अन्य वस्तुओं के साथ उनके पिता सरदार किशन सिंह को भगत सिंह की फांसी के बाद सौंप दी गई थी। सरदार किशन सिंह की मृत्यु के बाद यह नोटबुक उनके पुत्र श्री कुलबीर सिंह और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र श्री बाबर सिंह के पास आ गई। श्री बाबर सिंह का ये सपना था कि भारतीय लोग इस जेल डायरी के बारे में जाने, उन्हें पता चले कि भगत सिंह के वास्तविक विचार क्या थे। भारत के आम लोग भगत सिंह की मूल लिखावट को देख सकें। आखिर वे प्रत्येक जाति धर्म के लोगों, गरीबों, अमीरों, किसानों और मजदूरों सभी के हीरो हैं। भगत सिंह की 404 पेज की जेल डायरी विभिन्न प्रकार के विषयों पर लिखे गए अंश, नोट्स और उदाहरणों से भरी है, जो न केवल उनके गंभीर अध्ययन और बौद्धिक अंतर्दृष्टि को दर्शाती है, बल्कि उनकी सामाजिक और राजनीतिक चिंताओं को भी सामने लाती है। पूंजीवाद और समाजवाद जैसे विषयों से लेकर अपराध और कानूनी न्याय शास्त्र तक उनकी डायरी में उनके लिखे अंश ये दर्शाते हैं कि युवा भगत सिंह ने कितना गहन अध्ययन किया था और वे अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थे। उनकी ये छवि ब्रिटिश सरकार द्वारा दर्शाई गई उनकी आतंकवादी छवि से बिल्कुल विपरीत थी। जेल में बिताए गए अपने समय के दौरान उनके द्वारा लिखे गए कुछ मूल विचार और कविताओं के अंश यहाँ प्रस्तुत हैं। सरदार भगत सिंह पर अपने चाचा स्वर्ण सिंह का गहरा प्रभाव था। वे अपने चाचा अजीत सिंह से भी काफी प्रभावित थे। उन्होंने किसानों से लगान वसूलने के विरोध में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन से अंग्रेज इतना डर गए थे कि उन्होंने अजीत सिंह को 40 साल के लिए देश निकाला दे दिया था। 5 साल की उम्र में भगत सिंह पिता किशन सिंह के साथ गन्ने के खेत पर गए। गन्ने की बुआई देखकर उन्होंने कहा कि एक एक गन्ना बोने से क्या होगा। पिता ने जवाब दिया कि एक गन्ने की बुआई पर 5 गन्ने होंगे। इतना सुनकर वे घर पर आ गए। घर से एक खिलौने की बंदूक खेत पर लेकर गए और उन्होंने उसे जमीन में दबा दिया। पिता ने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक बंदूक से 5 बंदूकें पैदा होंगी जो आजादी के काम आएंगी। मैं एक आदमी हूँ और इसलिए जो भी बात मानव जाति को प्रभावित करे वह मुझे चिंतित करती है। मैं इतना पागल हूँ कि जेल में भी आजाद हूँ। व्यक्ति को कुचलने से वे विचारों को नहीं कुचल सकते। कानून की पवित्रता सिर्फ तब तक बरकरार है जब तक यह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है। अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका करना जरूरी है। जब हमने बम फेंका तो हमारा इरादा किसी को मारना नहीं था, हमने ब्रिटिश सरकार पर बम फेंका था। अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा और हमें आजाद करना पड़ेगा। सामाजिक प्रगति कुछ लोगों के विद्रोह पर नहीं बल्कि समृद्ध लोकतंत्र पर निर्भर करती है। पूरे विश्व में भाईचारा केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अवसरों में समानता हो, सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में अवसर। भगत सिंह सैनिकों जैसी शहादत चाहते थे और वे फांसी की बजाय सीने पर गोली खाकर वीर गति प्राप्त करना चाहते थे। यह बात भगत सिंह द्वारा लिखे पत्र में भी थी, जो उन्होंने 20 मार्च 1931 को पंजाब के तत्कालीन गवर्नर को लिखा था। इस पत्र में वो लिखते हैं, उचित सम्मान के साथ हम नीचे लिखी बातें आपकी सेवा में दे रहे हैं। भारत की ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी वायसराय ने एक विशेष अध्यादेश जारी कर लाहौर षड्यंत्र अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल स्थापित किया था, जिसने अक्टूबर 1930 को हमें फांसी का दंड सुनाया। हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया है। न्यायालय के निर्णय से 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली ये कि अंग्रेज जाति और भारतीय जनता के मध्य एक युद्ध चल रहा है। दूसरा ये कि हमने निश्चित रूप से इस युद्ध में भाग लिया है, अतः हम युद्ध बंदी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने भारतीय जनता और श्रमिकों की सांस के साधनों पर अपना एकाधिकार कर रखा है। निश्चित ही यह युद्ध उस समय तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं हो जाता, प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन या क्रांति समाप्त नहीं हो जाती और मानवीय दृष्टि से एक नवीन युग का सूत्रपात नहीं हो जाता। हम आपसे केवल ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के ही न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमारे विरुद्ध युद्ध जारी रखने का अभियान है। इस दृष्टि से तो हम युद्ध बंदी हैं, अतः इस आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्ध बंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए। हमें फांसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाए। भवदीय भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी और सारे नियम कानून का उल्लंघन कर निर्धारित तिथि से एक दिन पहले ही 23 मार्च को उन्हें फांसी दे दी। गोरी सरकार ने सुबह की बजाय संध्या के वक्त फांसी दी, जो कि कानून का घोर उल्लंघन था।
अंग्रेजों को डर था कि भगत सिंह की फांसी से हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर जन विद्रोह भड़क उठेगा। इसीलिए उन्होंने एक दिन पहले ही चुपके से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। जेल से भगत सिंह ने अपने पिता किशन सिंह को एक पत्र लिखा, जिसमें वतन के नाम उनकी मोहब्बत किसी को भी अपना बना लेती है। भगत सिंह ने इसमें लिखा था, जनाब वालिद साहब, मेरी जिंदगी का मकसद आजाद हिंद के सिद्धांत के लिए दान हो जाना है। इसीलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियादारी का आकर्षण नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापू ने मेरे नामकरण के वक्त ऐलान किया था कि मुझे देश सेवा के लिए दान कर दिया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। आपका ताबेदार भगत सिंह। अपनी फांसी के एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को शहीद आजम ने अपने साथियों को पत्र लिखा और अपने दिल की बात बड़ी बेबाकी से कही। वो लिखते हैं, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, जिसे मैं छुपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों व कुर्बानियों ने मुझे ऊंचा उठा दिया, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करेंगी और देश के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सकता। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कोई लालच फांसी से बचने के लिए नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। फांसी से पहले उन्होंने अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में लिखा था, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। अपनी डायरी के 33वें पन्ने पर उन्होंने शॉर्लेट पार्किंस गिलमैन की कविता चाइल्ड लेबर का एक अंश लिखा था। प्रस्तुत है उसका अनुवाद। कोई भी नन्ही चिड़िया अपनी माँ को नहीं खिलाती, कोई चूजा मुर्गी को नहीं खिलाता, बिल्ली का बच्चा भी अपनी माँ के लिए चूहे पकड़कर नहीं ला सकता। यह सौभाग्य तो सिर्फ मनुष्यों को प्राप्त है। हम सबसे ज्यादा ताकतवर व बुद्धिमान प्रजाति हैं। न जाने कितनी ही देर तक हमारी प्रशंसा की जा सकती है। वह एकमात्र जीवित प्रजाति जो अपने खाने के लिए अपने बच्चों पर निर्भर कर सकता है। अंतिम समय में जब माता विद्यावती उनसे लाहौर जेल में मिलने गईं, तो उन्होंने कहा, बेटा भगत, तू इतनी छोटी उम्र में मुझे छोड़कर चला जाएगा। इस पर भगत सिंह ने कहा, बेबे, मैं देश में एक ऐसा दिया जला रहा हूँ जिसमें ना तो तेल है और ना ही घी। उसमें मेरा रक्त और विचार मिले हुए हैं। अंग्रेज मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरी सोच व मेरे विचारों को नहीं। और जब भी अन्याय व भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी शख्स तुम्हें लड़ता हुआ नजर आए, वो तुम्हारा भगत होगा। माँ को पास बुलाकर हंसते हंसते भगत सिंह ने कहा, बेबे, लाश लेने आप मत आना, कुलबीर को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। यह कहकर वो इतनी जोर से हंसे कि जेल अधिकारी उन्हें देखते रह गए। भगत सिंह हमेशा कहते थे कि अंग्रेज मुझे मार सकते हैं, पर मेरी सोच और विचारों को नहीं। भगत सिंह जी ने अपनी जेल डायरी में एक शेर भी लिखा था, तुझे जिबा करने की खुशी और मुझे मरने का शौक है मेरी भी मर्जी वही जो मेरे सयाद की है। इन पंक्तियों का एक एक शब्द उस महान देशभक्त की वतन पर मर मिटने की इच्छा जाहिर करता है, जिसने आजादी की राह में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। देशभक्त की यह तहरीर भगत सिंह की इस डायरी का हिस्सा है जो उन्होंने जेल में लिखी थी। शहीद आजम ने आजादी का सपना देखते हुए जेल में जो दिन गुजारे, उन्हें पल पल अपनी डायरी में दर्ज किया। इसी जेल डायरी में भगत सिंह ने विश्व में कानून व न्याय व्यवस्था पर एक जगह विस्तृत नोट लिखे हैं, जो लगता है कि अपने मुकदमे की कानूनी लड़ाई
खुद ही लड़ने के लिए तैयारी के रूप में लिखे गए हैं। ये नोट्स पुस्तकों के उद्धरण न होकर भगत सिंह की न्याय व्यवस्था की समझदारी को इंगित करने वाले हैं। डायरी में भगत सिंह लिखते हैं कि महान लोग इसीलिए महान हैं क्योंकि हम घुटनों पर हैं। आइए हम उठे। अपनी डायरी के पेज नंबर 177 पर वो लिखते हैं कि यह प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास सभी चीजें इफरात में हों और जनसाधारण के पास जीवन के लिए जरूरी चीजें भी ना हों। इसके 41वें पेज पर धर्म के बारे में उन्होंने अपने विचार जाहिर किए हैं। लोग धर्म द्वारा उत्पन्न झूठी खुशी से छुटकारा पाए बिना सच्ची खुशी हासिल नहीं कर सकते। यह मांग कि लोगों को इस भ्रम से मुक्त हो जाना चाहिए, इसका मतलब यह मांग है कि ऐसी स्थिति को त्याग देना चाहिए जिसमें भ्रम की जरूरत होती है। श्री अशफाक उल्लाह खान के बारे में भगत सिंह ने लिखा था कि वो बड़ा सुंदर और लंबा चौड़ा जवान था। जेल में कुछ कमजोर हो गया था। आपने मुलाकात के समय बताया कि कमजोर होने का कारण गम नहीं बल्कि खुदा की याद में मस्त रहने की खातिर रोटी बहुत कम खाना है। फांसी के एक दिन पहले आपकी मुलाकात हुई। आप खूब सजे सवरे थे, बड़े बड़े कड़े हुए केश खूब सजते थे, बड़ा हंस हंस कर बातें करते रहे। आपने कहा कल मेरी शादी होने वाली है। दूसरे दिन सुबह 6 बजे आपको फांसी दे दी गई। कुरान शरीफ का बस्ता लटकाकर हाजियों की तरह वजीफा पढ़ते हुए बड़े हौसले से चल पड़े। आगे जाकर तख्ते पर रस्सी को चूम लिया। वहीं आपने कहा मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे और मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। मेरे ऊपर लगाए सभी इल्जाम गलत हैं। खुदा का नाम लेते ही रस्सी खींची गई और वे कूच कर गए। उनके रिश्तेदारों ने बड़ी मिन्नतों और खुशामदों से उनके पार्थिव शरीर को प्राप्त किया और उन्हें शाहजहांपुर ले आए। लखनऊ स्थित मालगाड़ी के एक डब्बे में उनका पार्थिव शरीर देखने का मौका कुछ ही लोगों को मिला। फांसी के 10 घंटे बाद भी चेहरे पर वैसी ही रौनक थी। ऐसा लगता था कि अभी ही सोए हों, लेकिन अशफाक तो ऐसी नींद सो गए थे कि जहां से वे कभी नहीं जागेंगे। अशफाक शायर थे और उनका शायद उपनाम हसरत था। मरने से पहले आपने ये 2 शेर कहे थे। फना है हम सबके लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ, वका है एक फकत जाने की ब्रिया के लिए, जिसका मतलब भी उन्होंने बताया है। नाश तो सभी होंगे, कोई हम अकेले थोड़ी होंगे, न मरने वाला तो सिर्फ एक परमात्मा है। उनका दूसरा शेर था तंग आकर हम उन पके जुल्म से बेदाद से, चल दिए सुए अदब जिंदाने फैजाबाद से। श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में भगत सिंह जी ने लिखा है कि श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। आपको पूरे षड्यंत्र का नेता माना गया है। चाहे बहुत ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी पंडित जगत नारायण जैसे सरकारी वकील की सुध बुध भुला देते थे। चीफ कोर्ट में आपकी अपील खुद ही लिखी थी, जिससे कि जजों को कहना पड़ा कि इसे लिखने में जरूर ही किसी बहुत बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति का हाथ है। 19 तारीख की शाम को आपको फांसी दे दी गई। 18 को आपकी मुलाकात हुई। माँ को मिलते समय आपकी आंखों में अश्रु बह चले। माँ बहुत हिम्मत वाली देवी थी। आपसे कहने लगी हरिश्चंद्र दधीची आदि बुजुर्गों की तरह वीरता धर्म व देश के लिए जान दे, चिंता करने और पछताने की जरूरत नहीं। आप हंस पड़े। कहा माँ मुझे क्या चिंता और क्या पछतावा, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं मौत से नहीं डरता। लेकिन माँ आग के पास रखा घी पिघल ही जाता है। तेरा मेरा संबंध ही कुछ ऐसा है कि पास होते ही आंखों से अश्रु उमड़ पड़े, नहीं तो मैं बहुत खुश हूँ। फांसी पर ले जाते समय आपने बड़े जोर से कहा वंदे मातरम, भारत माता की जय, और शांति से चलते हुए कहा मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र यार तेरी जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर आपने कहा आई विश द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। और फिर ये शेर पढ़ा अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। फिर ईश्वर के आगे प्रार्थना की और फिर एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। रस्सी खींची गई। राम प्रसाद जी फांसी पर लटक गए। आज वो वीर इस संसार में नहीं है। उसे अंग्रेजी सरकार ने अपना खौफनाक दुश्मन समझा। आम ख्याल ये है कि उसका कसूर यही था कि वह इस गुलाम देश में जन्म लेकर भी एक बड़ा भारी बोझ बन गया था और लड़ाई की विद्या से खूब परिचित था।
7 बजे आपका पार्थिव शरीर परिवार को मिला, जिसके साथ ही बड़ा भारी जुलूस निकला। स्वदेश प्रेम में आपकी माता ने कहा, मैं अपने पुत्र की इस मृत्यु पर प्रसन्न हूँ, दुखी नहीं। मैं श्री रामचंद्र जैसा ही पुत्र चाहती थी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। इत्र, फुलेल और फूलों की वर्षा के बीच उनके पार्थिव शरीर का जुलूस निकाला गया। दुकानदारों ने उनके ऊपर पैसे फेंके। 11 बजे आपकी अंतिम क्रिया समाप्त हुई। आपके पत्र का आखिरी हिस्सा आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैं खूब सुखी हूँ। 19 तारीख को प्रातः जो होना है उसके लिए तैयार हूँ। परमात्मा काफी शक्ति देंगे। मेरा विश्वास है कि मैं लोगों की सेवा के लिए फिर जल्द ही जन्म लूंगा। सभी से मेरा नमस्कार कहें। दया कर इतना काम और भी करना कि मेरी ओर से पंडित जगत नारायण को, जो सरकारी वकील जिन्होंने इन्हें फांसी लगवाने के लिए बहुत जोर लगाया था, को अंतिम नमस्कार कहना। उन्हें हमारे खून से लथपथ रुपयों से चैन की नींद आए। बुढ़ापे में ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। राम प्रसाद जी की सारी हसरतें दिल ही दिल में रह गईं। फांसी लगने के 20 दिन पहले भगत सिंह अपने भाई कुलबीर सिंह को एक अंतिम पत्र लिखा। उन्होंने उसमें लिखा, प्रिय कुलबीर सिंह, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुलाकात के समय तुमने अपने खत के जवाब में कुछ लिख देने के लिए कहा था। कुछ शब्द लिख दूं? देख, मैंने किसी के लिए कुछ न किया, तुम्हारे लिए भी कुछ न कर सका। आज तुम सबको विपदाओं में छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा, गुजर किस तरह करोगे? विपदाओं से ना घबराना, इसके सिवाय और क्या कह सकता हूँ। अमेरिका जा सकते हो तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब तो यह नामुमकिन जान पड़ता है। धीरे धीरे हिम्मत से पढ़ लो। अगर कोई काम सीख सको तो बेहतर होगा, लेकिन सब कुछ पिताजी की सलाह से करना। जहाँ तक हो सके प्यार मोहब्बत से रहना, इसके सिवाय और क्या कहूँ। जानता हूँ कि आज तुम्हारे दिल में गम का समंदर ठाठे मार रहा है। तुम्हारे बारे में सोचकर मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है। हौसला रख मेरे भाई, मेरे अजीज। जिंदगी बड़ी बेरहम, लोग भी बहुत बेरहम हैं। सिर्फ हिम्मत और प्यार से ही गुजारा हो सकेगा। कुलतार की पढ़ाई की चिंता भी तुम्हें ही करनी है। बहुत शर्म आती है और अफसोस के सिवाय मैं कर भी क्या सकता हूँ। 7 वाला खत हिंदी में लिखा है। खत बीके की बहन को दे देना। अच्छा नमस्कार अजीज भाई, अलविदा। तुम्हारा शुभाकांक्षी भगत सिंह। जेल डायरी के पेज नंबर 23 पर भगत सिंह ने थॉमस जेफरन की कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जो इस प्रकार हैं। आजादी के पेड़ को समय समय पर देशभक्तों और जालिमों के खून से सींचते रहना चाहिए। ये प्राकृतिक खाद है। जेल डायरी के पेज नंबर 27 में भगत सिंह ने उर्दू भाषा में ये 3 शेर लिखे हैं। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो गम की घड़ी को भी खुशी से गुजार दे। सजाकर मयते उम्मीद नाकामी के फूलों से, किसी हमदर्द ने रख दी मेरे टूटे हुए दिल में। छेड़ना है फरिश्ते तो जिक्रे गमे जाना ना, क्यों याद दिलाते हो भूला हुआ अफसाना। जेल डायरी के पेज नंबर 30 में भगत सिंह उर्दू में एक और शेर लिखते हैं। तुझे जबा करने की खुशी, मुझे मरने का शौक, मेरी भी मर्जी वही है जो मेरे सयाद की है। जेल डायरी के पेज नंबर 32 पर भगत सिंह लिखते हैं कि अधिकार मांगो नहीं, बढ़कर ले लो, और उन्हें किसी के भी द्वारा तुम्हें देने मत दो। यदि मुफ्त में तुम्हें कोई अधिकार दिया जाता है तो समझो कि उसमें कोई न कोई राज जरूर है। ज्यादा संभावना यही है कि किसी गलत बात को उलट दिया गया है। जेल डायरी के पेज नंबर 42 पर भगत सिंह लिखते हैं कि महान लोग महान इसलिए हैं क्योंकि हम घुटनों पर हैं। आइए हम उठें। शहीद आजम भगत सिंह के चाहने वाले करोड़ों की संख्या में थे, लेकिन क्या आपको पता है कि भगत सिंह किस क्रांतिकारी के प्रशंसक थे? भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के प्रशंसक थे। इसका एक सबूत उनकी जेल डायरी में है और इसीलिए उन्होंने बटुकेश्वर दत्त का ऑटोग्राफ भी लिया है। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल में थे। बटुकेश्वर के लाहौर जेल से दूसरी जगह शिफ्ट होने के 4 दिन पहले भगत सिंह उनसे जेल के सेल नंबर 137 में मिलने गए थे। यह तारीख थी 12 जुलाई 1930। इसी दिन उन्होंने अपनी डायरी के पेज नंबर 65 और 67 पर उनका ऑटोग्राफ भी लिया। भगत सिंह ने अपनी डायरी में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के सच भी बताए हैं। डायरी के पन्ने उनकी साहित्यिक रुचि का भी बयान करते हैं, जिसमें उन्होंने स्वच्छंदवाद के हिमायती मशहूर अमेरिकी कवि जेम्स रसेल लॉवेल की आजादी के बारे में लिखी गई कविता फ्रीडम भी लिखी है। इसके अलावा शिक्षा नीति, जनसंख्या, बाल मजदूरी और सांप्रदायिकता आदि विषयों को भी छुआ है।
जेल डायरी के पेज नंबर 124 में भगत सिंह ने जिंदगी के मकसद के बारे में कुछ इस प्रकार लिखा है। जिंदगी का मकसद अब मन पर काबू करना नहीं, बल्कि इसका समरसता पूर्ण विकास है। मौत के बाद मुक्ति पाना नहीं, बल्कि दुनिया में जो है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है। सत्य, सुंदर और शिव की खोज ध्यान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के वास्तविक अनुभवों से करना भी है। सामाजिक प्रगति से सिर्फ कुछ लोगों की नेकी से नहीं, बल्कि अधिक लोगों के नेक बनने से होगी। आध्यात्मिक लोकतंत्र अथवा सार्वभौम भाईचारा तभी संभव है जब सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक जीवन में अवसरों की समानता हो। जेल डायरी के पेज नंबर 176 पर समानता पे भगत सिंह कहते हैं कि किसी को भी इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि वह किसी दूसरे को खरीद सके, और किसी को भी इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि वह खुद को बेचने के लिए मजबूर हो जाए। अधिक असमानता से जुल्म का मार्ग प्रशस्त होता है। जेल डायरी के पेज नंबर 190 पर भगत सिंह कहते हैं कि अगर हम अमर होते तो हमारी जिंदगी दुखदाई होती। बेशक मरना कठिन है, लेकिन यह सोचकर अच्छा लगता है कि हम हमेशा जीवित नहीं रहेंगे। जेल डायरी के पेज नंबर 13 में एडविन एस मोंटेग के बारे में बात करते हुए भगत सिंह ने लिखा है कि एडविन एस मोंटेग ने 1917 में हाउस ऑफ कॉमर्स में कहा, भारत सरकार इतनी धूर्त, इतनी सख्त, इतनी गैर लचीली, इतनी पुरातन पंथी है कि यह आधुनिक उद्देश्यों को पूरा करने में उपयोगी हो ही नहीं सकती। भारत सरकार समर्थन के योग्य नहीं है। भारत में ब्रिटिश शासन को रुदरफोर्ड के शब्दों में बयान करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन जैसे चलाया जा रहा है, वह दुनिया में सरकार की सबसे निकृष्ट और सबसे अनैतिक प्रणाली, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे का शोषण है। आजादी और अंग्रेज के बारे में लिखते हुए भगत सिंह कहते हैं कि अंग्रेज आजादी को स्वयं अपनी खातिर ही प्यार करते हैं। वे अन्याय की सभी कार्रवाइयों से घृणा करते हैं, सिवाय उनके जो वे स्वयं करते हैं। वो ऐसे आजादी प्रेमी लोग हैं कि कांगो में दखलंदाजी करते हैं और बेल्जियनों पर शर्म शर्म चिल्लाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उनकी एड़ियां भारत की गर्दन पर है। भगत सिंह की जेल डायरी को पढ़ना ऊर्जा और प्रकाश के दिव्य स्रोत को समझना है। जेल डायरी के पन्नों से हमें पता चलता है कि भगत सिंह जी जहां गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, समर्थ गुरु रामदास जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, विलियम वर्ड्सवर्थ जी आदि के जीवन एवं विचारों से प्रभावित थे, वहीं वे मार्क्स, एंजल्स, बुखारिन, लेनिन, बर्ट्रेड रसल के विचारों से भी आकर्षित थे। भगत सिंह ने अपनी ये जेल डायरी जेल के अंदर की कालकोठरी में अंग्रेजों द्वारा दी गई यातनाओं को सहते हुए लिखा। भगत सिंह की यह जेल डायरी पढ़कर ये पता चलता है कि वे सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि दूरदृष्टि रखने वाले विचारक भी थे, जिन्होंने आजादी के बाद कैसा हिंदुस्तान होना चाहिए उस पर भी अपने विचार लिखे। जेल के दौरान लगभग 110 किताबों को उन्होंने पढ़ा और उसका सार अपनी इस जेल डायरी में लिखा। उन्हें पता था कि अंग्रेज उन्हें ज्यादा समय तक जीने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अपने विचारों को डायरी में लिखा ताकि देशवासी इसे पढ़ सके और एक खुशहाल समाज व देश बना सके। और हम ये उम्मीद और आशा करते हैं कि ये किताब शहीद भगत सिंह के असली विचारों से भारतीयों को अवश्य जोड़ेगी। ये डायरी शायद अब एक मात्र रास्ता है उस महान क्रांतिकारी की सोच और विचारों को जानने का, जो अपने समय से बहुत आगे की सोचता था। नमन है इस महान देशभक्त को। आपको ये बुक समरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।